नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इतिहास की कक्षा में हैं। हिस्ट्री NCERT स्टैंडर्ड 12 12वीं कक्षा के लिए ये NCERT की हिस्ट्री की किताब मैं आपके समक्ष पढ़ा रहा हूँ। तो अब तक हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे विदेशी यात्री जो दूसरे देशों के लोग थे जो भारत आए और उन्होंने भारत के विषय में जो देखा समझा और उसके बाद जो लिखा, वह लिखी हुई किताब आज हमारे लिए भारतीय प्राचीन इतिहास को समझने का प्रमुख स्रोत है। उसके आधार पर भी हम भारत की महान परंपरा को समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो यात्रियों की नज़रिए से यह देश कैसा था, इसी पाठ में हम लोग अभी हैं। मैं आपको इस चैनल पे लाइन बाय लाइन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ताकि आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। मेरे दोस्तों, तर्क भड़क की इस दुनिया में आप सीधे सादे सरल वीडियो को भी पसंद करें, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य पढ़ना है और पढ़ाई तब तक नहीं होती है जब तक कि आप किसी पाठ को लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द नहीं पढ़ लें, क्योंकि शब्द और लाइन का अर्थ समझने से ही पाठ संपूर्ण होता है, चाहे वीडियो कलर में हो या सादा में हो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या है? मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था, मतलब उत्पादन कम होता था, स्टार्ट होता था और कंपनी बंद हो जाती थी, पतन उन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थीं, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए उदाहरण को पढ़िए। ये सब कुछ हम लोगों ने बर्नियर के विषय में पढ़ा। तो बर्नियर ने क्या लिखा, तो उसके वृत्तांत से लिए गए उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य, जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे हैं। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों, जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। भारत और चांद में सोना और चांदी आता है तो यहाँ के लोग उसे घरों में गायब कर लेते हैं, घर में रख लेते हैं। तो व्यापार जो सोना चांदी पर पहुँचा, भारत में सोना चांदी आया तो वह
खप गया, खो जाता है, मतलब लोग उसको घरों में रख लेते हैं। गहना घर में रखने का की आदत भारतीयों में पहले से ही है। तो ये बर्नियर के उल्लेख से पता चला। बर्नियर ने ऐसा लिखा, 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे, मतलब क्षणिक शहर होते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे: उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। नगर सेठ अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके दर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी
नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी-कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थीं। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। काल रेखा। अब हम लोग काल रेखा टाइमलाइन का स्टडी कर लेंगे। इससे आपको महत्वपूर्ण कालक्रम याद करने में सुविधा होगी। 10वीं 11वीं शताब्दियाँ 973 से 1048 मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया। 13वीं शताब्दी में 1254 से 1323 मार्को पोलो इटली से भारत आया। 14वीं शताब्दी 1304 से 77 तक इब्न बतूता मोरक्को से वह भारत आया। 15वीं शताब्दी 1413 से 82 अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से भारत आया। 1466 से 72 भारत में बिताए वर्ष के हिसाब से अफानासी निकितिन 15वीं शताब्दी रूस से भारत आया। 16वीं शताब्दी 1518 भारत की यात्रा दूरते बारबोसा मृत्यु 1521 पुर्तगाल से भारत आया। 1562 मृत्यु का वर्ष था सैयदी अली रईस तुर्की से। इसके बाद 1536 से 1600 अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से भारत आया। 17वीं शताब्दी 1626 से 31 महमूद वली बल्खी बल्ख से। 1667 पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया। 1605 से 89 जियों बैप्टिस्ट टैवर्नियर फ्रांस से। 1620 से 88 फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया। जहाँ कोई अन्य संकेत नहीं है, तिथियाँ यात्री के जीवन काल को बता रही हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपको
यह पाठ यात्रियों के नज़रिए से भारत कैसा लगा मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।